नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर के साथ। मैं हूं प्रीति सिंह। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर, राज्यों की सुर्खियां भी होंगी और खेल के मैदान से भी होगा अपडेट। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सरकारी मार्केट पोर्टल से जुड़ सकेंगी 8.5 लाख सहकारी समितियां। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला, समितियों में मजबूती लाने और पारदर्शिता बढ़ाने में मिलेगी मदद। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू। 31 जुलाई तक चलेगा अभियान। अब तक 193 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड टीकाकरण। लगातार तीसरे महीने जीएसटी कलेक्शन रहा 1,40,000 करोड़ के पार। मई में जीएसटी संग्रह रहा 1.41 लाख करोड़ रुपए। 2021 की तुलना में 44% अधिक जीएसटी संग्रह। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में सेनेगल रवाना उपराष्ट्रपति। गैबोन के साथ हरित ऊर्जा, सेवाओं, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का आह्वान। भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। और इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया कप में भारतीय पुरुष टीम का शानदार प्रदर्शन। जापान को हराकर जीता कांस्य पदक। राजकुमार पाल ने मैच के 7वें मिनट में दागा शानदार गोल। और हेडलाइंस के बाद वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली महिला मुक्केबाजों से मुलाकात की। मुक्केबाज निखत जरीन, मनीषा मौन और परवीन हुड्डा ने प्रधानमंत्री से अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजोन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। दोनों देशों के बीच मैत्री और बंधन एक्सप्रेस ट्रेन पहले से ही चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी को समन जारी करके 8 जून को तलब किया है। ईडी ने हाल ही में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से पूछताछ की थी। कश्मीर में आतंकवादियों की ओर से अल्पसंख्यक सरकारी कर्मचारियों की टारगेट किलिंग के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कश्मीरी प्रवासियों और जम्मू संभाग के कर्मचारियों को घाटी में सुरक्षित स्थानों पर 6 जून तक पोस्ट किया जाएगा। चीनी निर्यात पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। प्रतिबंध अक्टूबर में त्योहारों का मौसम समाप्त होने तक लागू रहेगा। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन इसकी खपत भी अधिक है। सरकार ने पिछले सप्ताह घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीनी निर्यात की सीमा निर्धारित करने का फैसला किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और रिहैब इंडिया फाउंडेशन के बैंक खातों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। इसमें पीएफआई के 23 खाते शामिल हैं, जिसमें 59 लाख से अधिक राशि जमा है। वहीं रिहैब इंडिया के 10 खाते अटैच किए गए हैं। कुल मिलाकर 68,62,000 से अधिक रुपए का बैलेंस है। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 2 महीनों में 10.82 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया है। सालाना आधार पर इसमें 28.8% की वृद्धि हुई है। कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल मई अवधि में 8.4 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया था। भारत ने कोविड की पृष्ठभूमि में जैविक एजेंटों और रसायनों के हथियारों के रूप में दुरुपयोग के खतरे को लेकर आगाह किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रसार के तेजी से बढ़ते जोखिमों का समाधान करने का आह्वान किया। भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन में सलाहकार ए अमरनाथ ने यह बात कही है। ऑस्ट्रेलिया की नई सरकार में पहली महिला मुस्लिम समेत रिकॉर्ड 13 महिलाओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। कैनबरा में आयोजित समारोह में नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के नेतृत्व में इन मंत्रियों का शपथ ग्रहण जीत के 11 दिन बाद हुआ है। दक्षिणी मेक्सिको में तूफान अगाथा के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है। 20 लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़ के कारण कई मकान बह गए, जबकि कई लोग दलदल और चट्टानों के मलबे में दब गए। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। अब सहकारी समितियां भी जेम पोर्टल से जुड़ सकेंगी। देश में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत सहकारी समितियां हैं। इस कदम से सहकारी संस्थान और उनके 27 करोड़ सदस्य जीईएम पोर्टल से खुली और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पाद खरीद सकेंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी समितियों को खरीद की अनुमति देकर जीईएम का दायरा बढ़ाया है। सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जीईएम के खुलने से इसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप, एमएसएमई, छोटे व्यापारियों को काफी लाभ मिला है। 2017 से 2018 में इस पोर्टल से 6,220 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। वही 2021-22 में बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ये हुई है। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि सहकारिता में पारदर्शिता लाने के लिए और सहकारिता क्षेत्र को भी इसका लाभ दिलाने के लिए हमारे सहकारी संस्थानों की विश्वसनीयता और बढ़े, जिस तरह से उनका देश भर में कामकाज भी है उसको मजबूती भी मिलेगी और जेम विक्रेता जो हैं को भी एक बड़ा बायर समूह मिल पाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीआरपीएफ में आदिवासी युवाओं की भर्ती के लिए कांस्टेबल पद के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट को मंजूरी भी दी है। सरकार ने 400 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को शिथिल बनाया है। भर्ती रैली के माध्यम से दक्षिण छत्तीसगढ़ के 3 जिले बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में स्थानीय युवाओं का चयन किया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता को 10वीं कक्षा से घटाकर 8वीं कक्षा तक करने के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और कैबिनेट के जो अहम फैसले हैं उनसे जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल रुक करेंगे। मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, पहले एक सहकारिता मंत्रालय बनाना और उसके बाद अब हम ये सहकारी समितियां जो हैं उन्हें जेम पोर्टल से जुड़ता हुआ अब देखेंगे किस तरह का फायदा होगा और कैबिनेट की तरफ से जो और अहम फैसले लिए गए हैं उनसे किस तरह का रास्ता, किस तरह की दिशा दिख रही है। देखिए प्रीति, सिर्फ सहकारिता मंत्रालय अलग से बनाना नहीं बल्कि सहकारी मंत्री किसको बनाया गया यह भी महत्वपूर्ण है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्हें ही सहकारी मंत्री बनाया गया, तो आप समझ सकते हैं कि इस मंत्रालय का कितना महत्व है। और आज जब जेम के साथ उसको जोड़ा गया है, इसका मतलब यह है कि सहकारी समितियों के पास अपार क्षमता थी पहले भी और उनके खरीदारी करने की क्षमता भी काफी है। और ऐसे में उनको यह माना गया कि उनको और ज्यादा नियमीकरण करे, रेगुलेट करे, ताकि उनकी जो क्षमता है, पूरी क्षमता है, उनका जो खरीदने की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में और बढ़ोतरी हो और जो सामान वो खरीदते हैं उस सामान का भी एक स्तर हो। तो ऐसे में ये जो काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और इस निर्णय से सरकार का यह मानना है कि इस निर्णय से जो ग्रामीण इलाके हों या शहरी इलाके हों, उन सारे इलाकों के जो कोऑपरेटिव समितियों से जुड़े हुए लोग हैं, खास करके इसमें किसान रहते हैं, छोटे व्यापारी रहते हैं, उन सारे लोगों को काफी फायदा होगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए जो छत्तीसगढ़ वाली बात है, तो 2016-17 में भी एक बस्तरिया बटालियन बनाया गया था और खास मकसद ये था कि जो छत्तीसगढ़ जो नक्सल प्रभावित इलाका है उस इलाके के नौजवानों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और मुख्य धारा से जोड़ने का एक बड़ा मतलब ये होता है कि ऐसे नौजवान जो बेरोजगार हैं या जिनके पास क्षमता कम है, जिनकी पढ़ाई नहीं हो पाई स्थानीय कारणों से, सामाजिक कारणों से, उनको कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए। तो कांस्टेबल बनाकर, जिसमें कि कम शिक्षा की जरूरत होती है, तो उस समय प्रयोग किया गया। 10वीं कक्षा रखा गया कि उनकी न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए, लेकिन वो योजना सफल नहीं हो पाई। तब इस बार सरकार ने सोचा कि देखिए उनकी योग्यता में कमी की जाएगी, मतलब वो जो जिस समय प्रवेश करेंगे कांस्टेबल बनने के लिए उस समय उनकी योग्यता 10वीं रखी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि 10वीं ही रहेगी, उनको पढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे और लगातार उनको स्पेशल कोचिंग देके या स्पेशल व्यवस्था करके उनको प्रोत्साहित करके उनके कार्यकाल के दौरान ही उनको 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करवाई जाएगी। तो इस तरह से देखिए न सिर्फ एक परिवार का, एक व्यक्ति अगर कांस्टेबल बनता है तो एक परिवार का नहीं बल्कि उस इलाके के तकरीबन एक गांव पे प्रभाव पड़ता है और उस गांव के लोगों को महसूस करता है कि सरकार उनके बारे में ख्याल रख रही है। तो एक बहुत बड़ा कदम है। और जिस तरीके से माना जा रहा था कि अनुसूचित जनजाति के लोग अलगाव में पड़े रहते हैं, मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते और खास करके पुलिस है या सीआरपीएफ है, उनके प्रति तो एक कई बार टकराव की भावना रहती है, वो टकराव की भावना भी इस पहल से काफी कम होगी। बिल्कुल प्रीति। बिल्कुल अखिलेश सुमन, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू गैबोन से सेनेगल के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले गैबोन में उपराष्ट्रपति ने गैबोन के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने को लेकर वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात की।
उपराष्ट्रपति ने इंडिया गेबॉन बिजनेस फोरम की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उद्योग जगत के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के साथ संबंधों को अत्यधिक प्राथमिकता देता है। उपराष्ट्रपति ने हरित ऊर्जा, सेवाओं, स्वास्थ्य और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में भारत गेबॉन सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति ने लिब्रेविले में भारतीय समुदाय की तरफ से आयोजित एक समारोह में भी शिरकत की। उन्होंने गबॉन के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए छोटे लेकिन महत्वपूर्ण भारतीय प्रवासी समुदाय की सराहना भी की। गबॉन में करीब 800 भारतीय रहते हैं। वो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, व्यापार, लकड़ी और धातु स्क्रैप के निर्यात जैसे काम करते हैं। If you respect the nature, nature will be kind to you. You follow the rules and regulations. Do not create problems to others and do not irritate them. You follow the rules, and then we should all think in terms of a common interest. You know that we are Indians, we are Bharatiyas, we are Hindu, that cultural identity. जो आदिकाल से, वेद काल से, पुण्य काल से, पुराण काल से हमारा पूर्वजों ने दिया विरासत में हमको मिला भारतीयता, इसको कायम रखना बहुत जरूरी है। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर और गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान और हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया। दोनों ही राज्यों में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला नजदीकी और रोचक हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है। इस राज्य में भी राज्यसभा चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है। देश के 15 राज्यों से राज्यसभा की 57 सीटों को भरने के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं। मई में जीएसटी संग्रह एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 44% बढ़कर करीब 1.41 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने मई 2022 के जीएसटी संग्रह के आंकड़े जारी करते हुए ये जानकारी दी है। आंकड़ों के मुताबिक मई 2022 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,40,885 करोड़ रुपए का रहा। अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर रहा था और इससे पहले मार्च 2022 में जीएसटी संग्रह 1.42 लाख करोड़ रुपए रहा था। मई 2022 के लिए राजस्व संग्रह मई 2021 की तुलना में 44% बढ़ा है। एक साल पहले के समान महीने में जीएसटी संग्रह 57,821 करोड़ रुपए रहा था। वहीं जुलाई 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद से यह चौथा ऐसा मौका है जब मासिक जीएसटी संग्रह 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज हर घर दस्तक अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य सभी पात्र आयु वर्गों में कोविड टीकाकरण में तेजी लाना है। यह अभियान 1 जून से 31 जुलाई तक चलेगा, जिसमें स्कूल आधारित विशेष मुहिम के माध्यम से 12 से 18 साल के बच्चों के कोविड रोधी टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा। देश में 193 करोड़ कोविड वैक्सीन की डोज से ज्यादा लग चुकी हैं। इसमें देश के हर वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से टीकाकरण की गति में एक सुस्ती भी देखने को मिली है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने आज से हर घर दस्तक कार्यक्रम दोबारा शुरू किया है। प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति ने टेलीविजन में तकनीक के बदलाव के युग में अपने कर्मचारियों को नए तरीके से प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। आकाशवाणी भवन में आयोजित एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मोबाइल टावर के विकल्प के रूप में डेटा सेंटर का विकल्प खोजा जा रहा है। D2M ब्रॉडकास्ट और 5G ब्रॉडकास्ट कन्वर्जेंस रोड मैप फॉर इंडिया पर IIT कानपुर के साथ आयोजित इस विचार मंथन में प्रसार भारती के सीईओ वेम्पति ने यह भी कहा कि प्रसार भारती जैसे पब्लिक ब्रॉडकास्टर के सामने डायरेक्ट टू मोबाइल फोन तक जाने की भी योजना है। अभी तक दूरदर्शन डायरेक्ट टू होम के प्लेटफॉर्म से सीधे और डिश के माध्यम से प्रसारण करता है। So one of the things that we've been doing since we have phased out our analog terrestrial transmitters is to retrain and reskill engineers so that they can pick up, software skills, digital media skills. So that is, I think, one big, operational change that has to happen. Second is, what kind of infrastructure do you invest in, right? You mentioned towers. So towers is the legacy image of a broadcaster. In the future, we probably will invest in data centers because that will become very, very important. और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।
what is the present situation or the status of Jammu Kashmir before abrogation of Article 370 and after abrogation of Article 370? After the abrogation of Article 370, you see justice reaching, democracy reaching, economic development reaching, rights for everybody reaching. रंगीली संस्कृति, निराले संस्कार, लोक रंग से सजा अनोखा बाजार, कल्चर और एडवेंचर की भरमार। देखिए मरुभूमि से एक अनोखे फेस्टिवल के रंग। वाइब्रेंट भारत में रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ सनसद टीवी पर। खबरों को प्रसारित करने और रिपोर्टिंग में वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करने के साथ ही व्यक्तियों और संस्थाओं पर पड़ने वाले इसके व्यापक प्रभाव जैसी नैतिकताओं का अनुसरण करना अनिवार्य है। आम जनता भी चाहती है कि मीडिया में जो खबरें आए वो सही हों। सोशल मीडिया इन दिनों निश्चित तौर पर जो भी कुछ हम लोग देख रहे हैं उसका कोई आधार समझ में नहीं आता। जो हमारे यहाँ पे कानून और नियम है वो अलग हैं अखबारों के लिए और मैगजीन्स के लिए। उसके बाद टीवी चैनलों के लिए एक अलग कानून है। इंटरनेट पे जो अखबार है या जो ब्लॉग है और उस पर जो चीज़ें चलती हैं वो अभी कानून के दायरे से बाहर है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सम्मेलन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने और देश में शिक्षा अनुकूल तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने भूमि और जल संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती के अभिनव तरीके अपनाने का आह्वान किया है। वो आज दिल्ली में 75 उद्यमियों के सम्मेलन और 75 देशी पशुधन नस्लों की प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वो राजधानी भोपाल में कई कार्यक्रम में भी शामिल हुए। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जेपी नड्डा ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी आधारशिला आज रखी। इस मौके पर देश भर से संत समाज भी मौजूद था। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्या के मामले में पंजाब कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया के साथ बातचीत करते हुए राजा वड़िंग ने बताया कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले की जांच एनआईए से करवाने की मांग की है। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस की ओर से निकाली गई आजादी गौरव यात्रा का आज राजघाट पर समापन हुआ। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद रहे। कांग्रेस सेवा दल ने 6 अप्रैल को साबरमती से यात्रा की शुरुआत की थी। केरल में कोविड के कारण 2 साल से बंद हुए स्कूल आज से फिर खुल गए हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में कजाकोटम के स्कूल में आयोजित एक रंगारंग समारोह में प्रवेश उत्सव का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में बिहार में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया है। इसे लेकर जल्द ही राज्य कैबिनेट की बैठक भी होगी। जातीय जनगणना कराने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और अब बड़ी खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। खबर श्रीलंका से, जहां संविधान में 21वां संशोधन को लेकर गतिरोध बना हुआ है। 21वां संशोधन करके राष्ट्रपति के बजाय संसद को अधिक शक्ति प्रदान करने की योजना का सत्तारूढ़ एसएलपीपी गठबंधन में ही विरोध हो रहा है।
प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने संविधान के 21वें संशोधन की वकालत करते हुए कहा है कि इससे राष्ट्रपति की असीमित शक्तियों पर लगाम लगेगी और संसद की भूमिका और सुदृढ़ होगी, जिससे कर्ज में डूबे देश को उबारने और आर्थिक संकट से निपटने में सहायता मिलेगी। श्रीलंका के संविधान में 21वें संशोधन से अनुच्छेद 20A के समाप्त होने की उम्मीद है, जो राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को असीमित शक्तियां प्रदान करता है। इस प्रस्ताव पर राजपक्षे परिवार के वफादारों ने आपत्ति जताई है, जिनमें विशेष रूप से पूर्व वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे के समर्थक शामिल हैं। इस बीच श्रीलंका की शीर्ष मानवाधिकार संस्था ने पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को तत्काल तलब नहीं करने का फैसला किया है और उनसे कहा है कि पिछले महीने यहां शांतिपूर्ण तरीके से सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हुए घातक हमले की जांच के सिलसिले में पुलिस और जेल अधिकारियों के बयान प्राप्त करने के बाद वो पेश हों। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है कि उनका देश जल्द ही यूक्रेन को आधुनिक विमान रोधक मिसाइलों और रडार प्रणाली की आपूर्ति करेगा। जर्मनी ने हथियारों की आपूर्ति की घोषणा ऐसे समय में की है जब यूक्रेन को रूस से बचाने में मदद करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करने को लेकर जर्मनी की आलोचना हो रही है। जर्मनी की ओर से हथियारों की आपूर्ति की यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब यूक्रेन की सेना डोनबास के पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र को बचाने के लिए रूसी सेना के साथ युद्ध कर रही है। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच डेनमार्क की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी ने कहा है कि रूबल में भुगतान करने से इनकार किए जाने के बाद मॉस्को ने कंपनी को की जा रही गैस आपूर्ति में कटौती कर दी है। रूस के आधिकारिक मुद्रा रूबल में भुगतान करने से इनकार किए जाने पर मॉस्को ने इससे पहले फिनलैंड, पोलैंड और बुल्गारिया की गैस आपूर्ति भी रोक दी थी। साथ ही नीदरलैंड की आपूर्ति भी बंद कर दी गई है। मशहूर गायक कृष्ण कुमार कुन्नत की मौत की खबर से फिल्म जगत के साथ ही उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक जाहिर किया है। बॉलीवुड के मशहूर गायक केके को बंदूक की सलामी के साथ श्रद्धांजलि दी गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिवंगत गायक को पुष्पांजलि अर्पित की। उनका पार्थिव शरीर कुछ समय के लिए रविंद्र सदन में रखा गया था। केके के परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी। कल उनका अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाएगा। केके कोलकाता में कल रात एक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के बाद होटल पहुंचे थे और इसके बाद अस्वस्थ महसूस होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत लाया घोषित किया गया था। इस बीच मशहूर गायक कृष्ण कुमार कुन्नत के निधन पर कोलकाता पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है। केके ने अपने करियर में कई हिट गीत दिए। यारो, तड़प तड़प के, बस एक पल, आंखों में तेरी, कोई कहे, इट्स द टाइम टू डिस्को, ऐसे कई गाने हैं जो केके के मशहूर गीतों में शुमार हैं। बहुमुखी गायक केके ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और बांग्ला सहित अन्य भाषाओं में भी तमाम गाने रिकॉर्ड किए हैं। और खेल के मैदान से जुड़ी खबरों की बात करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने नई पारी शुरू करने के संकेत दिए हैं। बीसीसीआई ने गांगुली के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की अफवाह को खारिज किया है। सौरभ गांगुली ने आज ट्वीट किया कि क्रिकेट से जुड़े उन्हें 30 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान क्रिकेट ने उन्हें बहुत कुछ दिया। उन्होंने इस यात्रा में साथ रहे हर इंसान को धन्यवाद दिया और ट्वीट किया कि आज वो एक नई पारी की शुरुआत करने की योजना बना रहा हूं ताकि अधिक से अधिक लोगों की मदद करूं। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आगे भी सहयोग को बनाए रखेंगे। भारत की युवा हॉकी टीम ने जापान को 1-0 से हराकर एशिया कप में कांस्य पदक जीत लिया है। मैच के 7वें मिनट में उत्तम सिंह ने जवाबी हमले पर दाहिने फ्लैंक से राजकुमार को गेंद सौंपी, जिसने जापानी गोलकीपर तकाशी योशिकावा को छकाकर गोल दाग दिया। 3 मिनट बाद भारत ने लगातार 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन गोल नहीं हो सका। इसके बाद जापान ने बराबरी का गोल दागने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारतीय रक्षा पंक्ति एक भी गोल नहीं करने दिया। पिछले चैंपियन भारतीय टीम दक्षिण कोरिया से 4-4 से ड्रॉ खेलने के बाद गोल अंतर के आधार पर फाइनल में जगह बनाने से चूक गई थी। फाइनल में मलेशिया का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। पेरू में 30 मई को हर साल राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। आलू पेरू में पैदा होने वाली सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसलों में से एक है। पेरू के लोग इस दिन आलू से संबंधित खाद्य पदार्थों को बनाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आलू महोत्सव की तस्वीरों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।